और बच्चों आज हम समझते हैं कि वेक्टर्स और स्केलर्स में क्या फर्क होता है। लेट सपोज एक बुजुर्ग के पास एक ट्रॉली है, उसमें इतनी हिम्मत नहीं है कि ट्रॉली के ऊपर धक्का लगा के उसको अपने घर पहुंचा दे। लेट सपोज आपसे वो कहते हैं कि बेटा मेरी हेल्प कर दे और इस ट्रॉली के ऊपर धक्का लगा के फोर्स लगा के इसको मेरे घर पहुंचा दे। अब जैसे ही आप इस ट्रॉली के ऊपर धक्का लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे, आप एकदम सोचेंगे कि इस बुजुर्ग का घर कौन सा है, पहला है, दूसरा है या तीसरा है। मीन यहाँ आपको फोर्स लगाने से पहले, धक्का लगाने से पहले ये जानना जरूरी है कि फोर्स की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए। हो सकता है इन बुजुर्ग का घर तीसरा हो और आप इसको पहले घर में पहुंचा दें। सो कुछ क्वांटिटीज ऐसी होती है जिनको आप डायरेक्शन के बगैर डिफाइन नहीं कर सकते। मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होती है। ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज को बच्चों हम कहते हैं वेक्टर्स। तमाम फिजिकल क्वांटिटीज जिनको आप डिफाइन करते हैं मैग्नीट्यूड से भी और डायरेक्शन से भी। लेट सपोज आप इसके ऊपर फोर्स लगाते हैं 20 न्यूटन की। सो 20 न्यूटन क्या हो जाएगा फोर्स का मैग्नीट्यूड। इस तरफ अगर आप फोर्स लगाएंगे तो ये हो जाएगी इसकी डायरेक्शन। मीन कुछ क्वांटिटीज को आप मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों के बगैर अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। ऐसी क्वांटिटीज को बच्चों क्या कहते हैं, वेक्टर्स। तो वेक्टर को एक और एग्जांपल से हम समझते हैं। लेट सपोज आप एक डिलीवरी बॉय को कॉल करते हैं कि गोल चक्कर पे आके वहां से 10 मीटर दूर मेरा घर है, वहां पे आके ना पिज्जा जो है वो डिलीवर कर जाए। अब जैसे ही बेचारा वो गोल चक्कर पे आता है, वो सोच में पड़ जाता है कि 10 मीटर उसको किधर कवर करना है। मीन यहाँ 10 मीटर का डिस्प्लेसमेंट कवर करने के लिए और एग्जैक्ट पिज्जा को डिलीवर करने के लिए डायरेक्शन का जानना भी जरूरी है। हो सकता है 10 मीटर ईस्ट की तरफ जाना हो और वो 10 मीटर किधर चल जाए, नॉर्थ की तरफ। सो डिस्प्लेसमेंट को मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की जरूरत होती है। सो ऐसी तमाम क्वांटिटीज जिनमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों का होना जरूरी है, इन्हें हम क्या नाम देते हैं, वेक्टर्स। सो इन तमाम क्वांटिटीज को आप इस चैप्टर में अच्छी तरह पढ़ेंगे। आपने जस्ट इनके एग्जांपल्स के लिए नाम याद रख लेने कि कौन कौन सी क्वांटिटीज वेक्टर्स होती हैं। अब बच्चों हम समझते हैं कि स्केलर किसे कहते हैं। जैसे कि ये बोर्ड मार्कर है, ये अप्रोक्सीमेटली 50 ग्राम की होगी। मीन 50 ग्राम के इसके अंदर मैटर भरा हुआ है। अब उस मैटर या पार्टिकल्स की डायरेक्शन क्या है आप नहीं बता सकते, लेकिन मैग्नीट्यूड बता सकते हैं। कितना है भाई, 50 ग्राम। सो मैस के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है, उसमें डायरेक्शन का जानना जरूरी नहीं होता। सो ऐसी क्वांटिटीज जिनमें सिर्फ मैग्नीट्यूड मायने रखता है, उन्हें हम क्या नाम देते हैं, स्केलर्स। जैसे इस रूम का टेम्परेचर मैं कहूं तो तकरीबन 30 डिग्री सेल्सियस है। सो 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की डायरेक्शन किधर होगी, नहीं पता। सो टेम्परेचर भी क्या है, स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड तो चाहिए लेकिन डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती। आप खाना खाते हैं तो आप में एनर्जी आ जाती है, पावर आ जाती है। अब उस एनर्जी की डायरेक्शन क्या होगी ये नहीं पता होती। सो एनर्जी, पावर, ये क्या है, स्केलर क्वांटिटीज। सो ऐसी क्वांटिटीज जिनको डिफाइन करने के लिए, जिनको बयान करने के लिए सिर्फ उनका मैग्नीट्यूड चाहिए, ऐसी क्वांटिटीज को बच्चों क्या कहते हैं, स्केलर्स। तो एग्जांपल में आपने ये स्केलर क्वांटिटीज याद रख लेनी है। बोर्ड एग्जाम में कई दफा एमसीक्यू आया हुआ है कि आपको 4 क्वांटिटीज दी जाएंगी और पूछा जाएगा इनमें से कौन सी क्वांटिटी वेक्टर है या कौन सी वेक्टर नहीं है, कौन सी स्केलर है या कौन सी क्वांटिटी स्केलर नहीं है। जैसे कि मैं आपसे पूछता हूं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वेक्टर क्वांटिटी। एक ऑप्शन हो गया टाइम, एक ऑप्शन हो गया मैस, एक हो गया डिस्प्लेसमेंट और एक हो गया स्पीड। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वेक्टर क्वांटिटी, दैट इज डिस्प्लेसमेंट। सो इस तरह करके आपने क्वेश्चन याद रखने हैं कि कई दफा एग्जाम में आ चुके हैं कि आपको 4 क्वांटिटी दी जाएंगी और पूछा जाएगा कौन सी क्वांटिटी इनमें से स्केलर है या कौन सी स्केलर नहीं है। ये ऐसे भी पूछ सकते हैं कौन सी क्वांटिटी वेक्टर है या कौन सी वेक्टर नहीं है। बच्चों किसी भी जगह पे वेक्टर की पहचान कैसे की जाती है, सो वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के 2 तरीके हैं, एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन और एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन।
बुक के ऊपर या किसी भी नोट्स के ऊपर कोई भी लेटर अगर बोल्ड करके लिखा हुआ है, मोटा करके लिखा हुआ है, तो समझो वो एक वेक्टर है। जैसे कि यहाँ पे F फोर्स है जो कि बोल्ड करके लिखी हुई है, V वेलोसिटी है जो कि बोल्ड करके लिखी हुई है। या अगर किसी भी लेटर के ऊपर इस तरह करके एक छोटा सा एरो लगा हुआ है, तो समझ लें वो क्वांटिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। आमतौर पे हम जब भी नोट्स बनाते हैं या पेपर में लिखते हैं, एग्जाम में लिखते हैं, तो हम चीजों को बोल्ड करके नहीं लिखते, हम लेटर लिखते हैं और ऊपर क्या लगा देते हैं, एरो। दूसरा मेथड क्या है, वो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। लेट सपोज मेरे पास एक डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड है 10 मीटर, चले किलोमीटर लगा दें, 10 किलोमीटर, और उसकी डायरेक्शन किधर है, ड्यू ईस्ट। अब इस वेक्टर को ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट किया जाए, इस मेथड को आपने समझना है। मान लिया बच्चों कि ये नॉर्थ है, ये साउथ है, और ये वेस्ट है, और ये ईस्ट है। सो इस डिस्प्लेसमेंट के वेक्टर को ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया जाएगा एक एरो के साथ। जैसे कोई एरो होता है, ये एरो, इस एरो की जो लेंथ होगी वो इसका मैग्नीट्यूड होगा, और जो एरो हेड होगा वो इसकी क्या होगी, डायरेक्शन। सो बच्चों याद रखिएगा, किसी भी वेक्टर को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए आप एक एरो लगाते हैं। उस एरो की लेंथ कितनी होगी वो आपको स्केल से पता चलती है। अब लेट सपोज 10 किलोमीटर की मुझे एक एरो की लाइन लगानी है। सो 10 किलोमीटर यहां बनाना पॉसिबल नहीं है। सो पहले आप स्केल चूज किया करेंगे। यहां पे मैं मेंशन करूंगा स्केल। अब इस स्केल का मतलब क्या है कि जहां पे 1 सेंटीमीटर की लाइन होगी वो मेरे लिए कितना होगा, 1 किलोमीटर। ये मैंने स्केल डिसाइड कर ली, वो आपकी मर्जी होती है। आप 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर भी कह सकते हैं, 0.5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर भी कह सकते हैं, 1 इंच इज इक्वल टू 1 किलोमीटर भी कह सकते हैं, जो सूटेबल हो। अब मुझे सूट किया है कि मैं क्या करूंगा, जहां पे 1 सेंटीमीटर की लाइन लगाऊंगा वो मेरे लिए कितना होगा, 1 किलोमीटर। सो 10 किलोमीटर रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे कितने सेंटीमीटर की लाइन लगानी पड़ेगी, देखिए 1 किलोमीटर के लिए 1 सेंटीमीटर की लाइन, 2 किलोमीटर के लिए 2 सेंटीमीटर की लाइन। सो 10 किलोमीटर के लिए 10 सेंटीमीटर की मैं एक लाइन लगाऊंगा, समझो एक एरो लगाऊंगा। सो ये मेरे पास स्केल है, इसके ऊपर ये सेंटीमीटर में 30 तक ये स्केल होता है, 30 सेंटीमीटर का। सो यहां पे लिखा हुआ है 0 और यहां पे लिखा हुआ है 10। ये एक लाइन लगा देते हैं 10 सेंटीमीटर की। इसके साथ में क्या करूंगा, एक एरो लगा दूंगा। अब इस पूरे के पूरे एरो की जो लेंथ है वो एक्चुअली मुझे 10 किलोमीटर बता रहा है, क्योंकि 1 सेंटीमीटर के लिए 1 किलोमीटर है। सो 10 सेंटीमीटर के लिए मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, 10 किलोमीटर। और चूंकि डायरेक्शन इधर है ईस्ट की तरफ, ईस्ट की तरफ डायरेक्शन शो करने के लिए मैंने क्या किया, ईस्ट की तरफ एरो हेड लगा दिया। सो किसी भी वेक्टर को ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया जाता है एक एरो के साथ। उस एरो की जो लेंथ होती है वो एक्चुअली वेक्टर का क्या होता है, मैग्नीट्यूड। बच्चों लेंथ से क्या मिलेगा, इस एरो की लेंथ से आपको क्या मिलेगा, मैग्नीट्यूड। और एरो हेड से आपको क्या मिलेगी, डायरेक्शन, जो कि किधर है, इसकी तरफ। सो किसी भी वेक्टर को ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया जाता है किसके साथ, एक एरो के साथ। एरो की लेंथ उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है, और एरो हेड जो है उस वेक्टर की डायरेक्शन होती है। सो जब आपने एग्जाम में लिखना है, ये दोनों शॉर्ट क्वेश्चन आपने तैयार करने हैं। शॉर्ट के लिए पूछा जा सकता है कि हाउ टू रिप्रेजेंट वेक्टर ग्राफिकली। सो यहां से लेकर यहां तक आपने लिख देना है। इसको लिखे ना लिखे आपकी मर्जी है, लेकिन ये 3 लाइनें और साथ में ये डायग्राम ये आपने लाजमी बना देनी है। सो बच्चों ये हमारे पास क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। और ये क्या था, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। बच्चों अभी मैंने आपको बताया कि मास क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। जैसे कि अगर ये बोर्ड मार्कर का मास है लेट सपोज 50 ग्राम, इसका मास है लेट सपोज 40 ग्राम, दोनों को जब मैं मिला दूंगा, तराजू को रखूंगा, तो मुझे टोटल मास कितना मिलेगा, 90 ग्राम। मीन सिंपल स्केलर को वैसे ही ऐड कर दे जैसे कोई आम अरिथमेटिक के लिए नंबर आप ऐड कर दे, जहां 4 जमा 3 हमेशा क्या होता है, 7 ही होता है। लेकिन वेक्टर की दुनिया में
वेक्टर्स को ऐड करने के लिए खास रूल होता है जिसे हम कहते हैं हेड टू टेल रूल। मैथमेटिकल फार्मूला भी होता है, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा। जहां 4 × 3 5 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 7 और 1 के दरमियान भी कोई आंसर हो सकता है, जैसे कि 5। कैसे इसको समझते हैं? वेक्टर की एडिशन हम किससे करेंगे? हेड टू टेल रूल से। कुछ आप 9th में भी पढ़ चुके हैं, मैं इसको थोड़ा सा रिपीट कर रहा हूं। समझो मैं 2 डिस्प्लेसमेंट कवर करता हूं, पहले 4 किलोमीटर का ईस्ट की तरफ, फिर 3 किलोमीटर का नॉर्थ की तरफ। तो जो मेरा टोटल डिस्प्लेसमेंट बना उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? बच्चों याद रखिए, किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, जैसे कि कोई वेक्टर ए है तो इसके मैग्नीट्यूड को 2 तरह से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। या तो ऊपर एरो लगा के साथ में मॉड लगा दें, इस तरह बार लगा दें, या तो आप एरो को हटा दें। मुझे इन दोनों का रिजल्टेंट जो डिस्प्लेसमेंट है उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। तो उसके लिए मैं क्या यूज करूंगा? स्केल का यूज करूंगा। कैसे? आओ बच्चों इसको समझते हैं। पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे स्केल को डिफाइन करते हैं। स्केल में कैसे डिफाइन करता हूं कि जहां पे 1 इंच की मैं लाइन लगाऊंगा वो मेरे लिए क्या हो जाएगा? लेट सपोज 1 किलोमीटर। ओके, ये मैंने डिसाइड कर लिया। पहले D1 में ड्रा करूंगा ग्राफिकली, 4 किलोमीटर किधर? ईस्ट की तरफ। बच्चों ये इंचेस में लाइन है, तो मैं क्या करूंगा? 4 इंच की एक लाइन लगाऊंगा जो मेरे लिए D1 का कितना मैग्नीट्यूड शो करेगी? 4 किलोमीटर। बिकॉज 1 इंच के लिए 1 किलोमीटर, तो 4 किलोमीटर के लिए 4 इंच की लाइन। और इसका जो एरो है उसकी डायरेक्शन किधर होनी चाहिए? ईस्ट की तरफ। ये D1 मैंने ड्रा कर दिया, बेशक आप यहां पे लिख सकते हैं D1। उसके बाद मैं दोबारा डिस्प्लेसमेंट कवर करता हूं 3 किलोमीटर का, किधर? नॉर्थ की तरफ। 3 किलोमीटर के लिए कितने इंच की लाइन होगी? 3 इंच की लाइन होगी। और एरो हेड बच्चों किधर बनेगा? नॉर्थ की तरफ। ये क्या हो गया मेरे पास? D2 हो गया। हम जानते हैं बच्चों, 2 वेक्टर को हम कैसे हेड टू टेल रूल के अकॉर्डिंग ऐड करते हैं। फर्स्ट वेक्टर का हेड सेकंड वेक्टर की टेल को हमने मिलाना होता है। तो ये फर्स्ट वेक्टर है, ये सेकंड वेक्टर है। तो आप देख सकते हैं फर्स्ट वेक्टर का हेड सेकंड वेक्टर की टेल से मैंने मिला दिया। अब इन दोनों को ऐड करने से मुझे एक नया वेक्टर मिलेगा, मीन D1 प्लस D2 एक नया वेक्टर देगा जिसका नाम है D, जो कि इन दोनों को क्या होगा? रिजल्टेंट। मुझे D की वैल्यू चाहिए। अब रिजल्टेंट बच्चों कैसे ड्रा करते हैं? फर्स्ट वेक्टर की टेल और लास्ट वेक्टर के हेड में ज्वाइन कर दूंगा, ये कुछ इस तरह से। ये मेरे पास आ गया रिजल्टेंट वेक्टर D। अब मुझे इसकी वैल्यू चाहिए, इसका मैग्नीट्यूड चाहिए। मैंने आपको बताया किसी भी वेक्टर की जो लेंथ है एक्चुअली उसका मैग्नीट्यूड शो करती है। हम चेक करेंगे तो हमें नजर आ रहा है कि इसकी जो लेंथ है वो तकरीबन 5 इंच बन रही है एग्जैक्ट। तो 5 इंच का मतलब क्या है? 5 किलोमीटर, क्योंकि 1 इंच के लिए क्या है? 1 किलोमीटर। इन दोनों D1 और D2 का जो रिजल्टेंट D आया है, बच्चों इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? 5 किलोमीटर। देखो मैंने 2 वेक्टर्स को ऐड किया, एक का मैग्नीट्यूड कितना था? 3 किलोमीटर, एक का कितना था? 4 किलोमीटर। दोनों को ऐड करने से मुझे 7 नहीं मिला बल्कि 5 मिला। सोचें अगर यही दोनों डिस्प्लेसमेंट में ईस्ट की तरफ कवर करता, 4 किलोमीटर भी ईस्ट की तरफ, फिर 3 किलोमीटर भी ईस्ट की तरफ। चूंकि दोनों वेक्टर्स D1 और D2 की डायरेक्शन अब सेम हो चुकी है, जब भी 2 वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल हो तो उनको वैसे ही ऐड करते हैं जैसे आप कोई नंबर ऐड करते हैं अरिथमेटिक रूल से। मीन अगर 2 वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल हो, इसका मैग्नीट्यूड कितना है? 4 किलोमीटर, इसका कितना है? 3 किलोमीटर। जो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड होगा वो 7 किलोमीटर हो जाएगा। देखिए जैसे जैसे डायरेक्शन चेंज हो रही है आंसर भी चेंज हो रहा है। फर्स्ट केस में D1 और D2 एक दूसरे के परपेंडिकुलर थे, एक की डायरेक्शन इधर एक की इधर, आंसर में क्या आया? 5 किलोमीटर। सेकेंड केस में दोनों को मैंने पैरेलल बना दिया, आप स्केल से भी चेक कर सकते हैं, आंसर 7 किलोमीटर ही आएगा। इस केस में दोनों की डायरेक्शन सेम है, अब डायरेक्शन चेंज हुई, वही आंसर पहले 5 था, अब कितना हो गया? 7 किलोमीटर।
अगर डायरेक्शन अपोजिट हो, बच्चों डिस्प्लेसमेंट पता तो है ना, भूल तो नहीं गए। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? इनिशियल और फाइनल पॉइंट को मिलाने वाली एक लाइन की लेंथ। पहले आप यहां से इधर गए, फिर यहां से इधर गए, तो इनिशियल पॉइंट ए है और फाइनल पॉइंट बी है। सो इन दोनों को एक स्ट्रेट लाइन से मिलाएं। इस लाइन की लेंथ एक्चुअली क्या होगी? डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू। इन दोनों लेंथ को मिलाएं, सो यहां से लेकर यहां तक क्या हो जाएगी? डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू, जो कि कितनी बन रही है? 7 किलोमीटर। सो अगर आप 4 किलोमीटर चलते हैं ईस्ट की तरफ, ये D1 4 किलोमीटर ईस्ट की तरफ, फिर वापस आ जाते हैं 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, यह है D2, किधर? वेस्ट की तरफ। यहां इस केस में दोनों वेक्टर एक दूसरे के अपोजिट हैं। D1 राइट साइड पे है और D2 लेफ्ट साइड पे है। सो इस केस में हम दोनों को क्या करेंगे? माइनस, तो रिजल्टेंट कितना हो जाएगा? देखिए 4 किलोमीटर इधर चले और 3 किलोमीटर वापस आ गए, तो बाकी कितना रह गया? इनिशियल और फाइनल पॉइंट में कितनी दूरी रह गई? 1 किलोमीटर। सो अगर दो वेक्टर एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो सिंपल आप उनके रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, तो उनको माइनस कर दें। 4 किलोमीटर माइनस 3 किलोमीटर, तो आंसर क्या आएगा? 1 किलोमीटर। यह है वेक्टर की दुनिया, जहां 4 किलोमीटर एंड 3 किलोमीटर का आंसर 5 भी आ रहा है, 7 भी आ रहा है, 1 भी आ रहा है। इट डिपेंड्स अपॉन डायरेक्शन। डायरेक्शन के चेंज होने से आंसर भी चेंज हो रहा है। लेकिन अगर आपके पास मैथ है, अब जाहिर बात है, मैंने बताया था, अगर लेट्स सपोज एक 50 ग्राम का है और दूसरा 40 ग्राम का है, दोनों को तराजू के ऊपर रखो, एक राइट पे एक लेफ्ट पे, ये एक लेफ्ट पे एक राइट पे, एक ऊपर एक नीचे, जैसे मर्जी रखें, आंसर 90 ग्राम ही आएगा, क्योंकि इनमें डायरेक्शन मायने नहीं रखती। वेक्टर्स में डायरेक्शन मायने रखती है। वेक्टर्स होती क्या है? वो फिजिकल क्वांटिटीज जिनमें मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट होती है। अब इन सारे आंसर को मैथमेटिकली आप एक और फार्मूले से भी निकाल सकते हैं। वो क्या है? रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, तो क्या हो जाएगा? D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू D1 D2 cos थीटा होल का स्क्वायर रूट। सो ये मैथमेटिकल फार्मूला भी यूज किया जाता है, जिसमें ये वेक्टर सम जो A है और ये B है और ये उनका क्या है? रिजल्टेंट। और ये थीटा जो है वो A और B के दरमियान का एंगल है। आप ये सारे केस यहाँ पे अप्लाई करें तो आपके पास यही आंसर आएंगे जो मैं पहले निकाल चुका हूँ। चलो जल्दी से इसको चेक कर लेते हैं। फर्स्ट केस में हमारे पास आंसर क्या आता? 5 किलोमीटर। चेक करते हैं इससे भी 5 आता है या नहीं। सो D1 की वैल्यू कितनी है? 4, 4 का स्क्वायर 16, D2 कितने? 3, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2, यहाँ पे आ जाएगा 4 इंटू 3 और कॉज। अब जरा गौर से देखें, D1 और D2 दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। अगर इनकी टेल मिलाएं तो ये D1 आप यहां से यहां पे भी ड्रा कर सकते हैं, और ये D2 दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर। एंगल कितना आ जाएगा? 90 डिग्री। सो cos 90 क्या होता है? 0। तो ये सारी टर्म क्या हो गई? 0। 16 प्लस 9 25 और 25 का स्क्वायर रूट क्या आ गया? 5, जो हमने ग्राफिकल मेथड से भी निकाला था। अब ये केस यहाँ पे अप्लाई करते हैं, सो देखते हैं कि आंसर 7 आता है या नहीं। सो D1 का स्क्वायर मतलब कि 4 का स्क्वायर 16, D2 3, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 इंटू D1 इंटू D2, 4 इंटू 3, 4 3 जार 12 एंड कॉज। अब चूंकि ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है तो एंगल कितना बन गया? 0 डिग्री, और ऊपर क्या आ जाएगा? स्क्वायर रूट। इससे आपको मिल जाएगा रिजल्टेंट। सो D इज इक्वल टू, ये हो गया 25 और ये हो गया 24। दोनों को ऐड करें तो क्या हो जाएगा? ये हमारे पास 49, और 49 का स्क्वायर रूट बच्चों क्या आता है? 7। वही आंसर आ गया। सो जनरल फार्मूला ये है, जनरल मेथड ये है कि आप वेक्टर्स को ऐड करने के लिए खसूसी रूल लगाते हैं, स्पेशल रूल लगाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? हेड टू टेल रूल। और सिंपल अगर हम स्केलर की बात करें उसके लिए क्या होता है? अरिथमेटिक रूल।